नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आप। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं में मनोविज्ञान से संबंधित आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा की जाती है, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभकर सिद्ध होगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए प्रश्न पर बात करते हैं। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं और सूची सेकंड में सैद्धांतिक मॉडल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक में ब्रॉडबैंड, ड्यूस एंड ड्यूस, टाइसमैन एंड काहनमैन। तो आप जानते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विलंबन चैन मॉडल की बात की जा रही है, छीड़न मॉडल, क्षमता मॉडल और फिल्टर मॉडल। तो ये सेलेक्टिव अटेंशन की बात की जा रही है। यहाँ पर चयनात्मक अवधान से बना हुआ प्रश्न है, उसके विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित इस प्रश्न को बनाया गया है, जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस किस विचारधारा को या किस सिद्धांत को या किस मॉडल को समर्थन किया है, उसी के आधार पर यह बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें हम अगर ब्रॉडबैंड की, तो सेलेक्टिव अटेंशन पर सबसे पहले मार्ग विरोधी सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ब्रॉडबैंड ने दिया था। इनके सिद्धांत को आरंभिक चैन मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि इनके ब्रॉडबैंड के सिद्धांत को आरंभिक चैन मॉडल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड के ही सिद्धांत को क्या कहा जाता है, फिल्टर मॉडल क्या कहा जाता है। तो अवश्य ही आप जो मिलाएंगे ब्रॉडबैंड को वो 4 से मिलाए दें। इनका मानना था कि जो भी सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं या जिस चीजों पर हम अटेंशन करते हैं, उनमें से भौतिक विशेषता के आधार पर हम कुछ ही सूचनाओं का चयन करते हैं, यानी कि हम फिल्टर करते हैं, वहां पर क्षणन सिद्धांत का पालन करते हैं। जो चीजें या तो अधिक फ्रीक्वेंसी की होती हैं, अधिक हर्टेज की होती हैं, उसमें किसी न किसी अलग विशेषता होती है, वो अन्य सूचनाओं को छानते हुए सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान जाता है, ब्रॉडबैंड का मानना था। वहीं अगर हम बात करें ड्यूस तथा ड्यूस, एक बात और ध्यान दें कि जो ब्रॉडबैंड थे उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था वो 1956 में दिया था। वहीं अगर हम ड्यूस और ड्यूस की बात करें तो 1963 में इन्होंने मॉडल दिया, जिसका नाम था विलंबित चैन मॉडल, यानी कि अटेंशन का ही यह सिद्धांत था। इसे आप मिलाएंगे विलंबित चैन मॉडल से मिलाएंगे। और नीचे दे दिया हुआ है टाइसमैन। आप जानते हैं कि अगर हम टाइसमैन की बात करें तो जो कि एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने ब्रॉडबैंड के सिद्धांत को ही विस्तृत करते हुए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे फिल्टर तनुकरण सिद्धांत कहा गया, और उसी को क्षीण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप अवश्य ही टाइसमैन को किससे मिलाएंगे, सेकंड से, क्षीण मॉडल। वही बचता है काहनमैन, यानी कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया वो 1973 में। तो आप अवश्य ही बहुत ही आसानी से मिलाएंगे इसे क्षमता मॉडल से, क्योंकि यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो आप काहनमैन को मिला देंगे, क्योंकि यहां संज्ञानात्मक समर्थता मॉडल की बात करते हैं, ये समर्थता यानी क्षमता मॉडल की बात करते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो जैविक और बौद्धिक स्वनियमन को कहते हैं, यानी कि जैविक और बौद्धिक स्वनियमन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की बात यहां की जा रही है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं, संतुलन कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं, समंजन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि समंजन यानी कि एकोमोडेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह एक तरह से अगर देखा जाए तो बाइनोकुलर क्यूज है। वहीं स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है। अब 2 ऑप्शन बचता है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन सही होगा, जो होगा इक्विलिब्रेशन,
यानी कि शाम में धारण। वहीं अगले प्रश्न पर बात करें तो गिलफोर्ड द्वारा अपने बुद्धि मॉडल की संरचना में दिए गए निम्नलिखित आयाम यानी कि सृजनात्मकता की अवधारणा की व्याख्या करता है या करते हैं। तो आप जानते हैं कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे एसआई मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि की जो व्याख्या करते हैं या बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसमें 180 कारक ऐसे हैं जो बुद्धि को स्वरूप की व्याख्या करने में आवश्यक होते हैं। तो उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उस मॉडल के अनुसार उन्होंने 3 आयामों में यानी कि 3 आयाम दिए। उन्होंने कौन कौन से आयाम? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये कहा जा रहा है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता की अवधारणा किस आयाम में है। इस पर और भी विस्तृत अगर आपको पढ़ना है तो मैंने गिलफोर्ड के एसआई मॉडल पर बहुत ही साधारण शब्दों में विस्तृत व्याख्यान के साथ वीडियो बना रखा है। आप अवश्य ही गिलफोर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का वहां पर अध्ययन कर सकते हैं या उस वह वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो सृजनात्मकता की बात की जाती है वो अवश्य ही ऑपरेशन में आता है यानी कि प्राचल में आता है, और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा 1, क्योंकि यही है यहाँ पर जो 6 फैक्टर्स इसमें आते हैं इस आयाम में: इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कॉग्निशन। तो ये 6 फैक्टर इस आयाम में आते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। वो अवश्य ही इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन यानी कि प्रचालन। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। कोई भी ऐसी गतिविधि पुनर्बलक हो सकती है, यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधि पुनर्बलक हो सकती है यानी कि वह किसी भी आपके व्यवहार को प्रबलित कर सकती है यदि वह ऐसी प्रासंगिक सूची के रूप में कार्य करती है जो पशु की गम्यता को अवरुद्ध करती है। इसे क्या कहते हैं? आप देखिए, सहज अपसरण, असंतुलन परिकल्पना, प्रीमैक नियम, समवर्ती पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें। टोकन इकोनॉमी यानी कि प्रतीक अर्थव्यवस्था एक व्यवहार संशोधन तकनीक है। ठीक, यानी कि जो टोकन इकोनॉमी है वो क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक टेक्निक्स है, जिसमें अगर अपेक्षित व्यवहार किया जाता है प्रयोज्य द्वारा तो उसे एक टोकन के रूप में ऐसी वस्तु दी जाती है जिसको वह बाद में परिवर्तित कर सकता है अपने मनपसंद चीजों के आधार पर। तो इसी टोकन इकोनॉमी की बात की जा रही है कि एक व्यवहार संशोधन तकनीक है जो निम्नलिखित अधिगम नियम पर आधारित है, यानी कि यह निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। किसके? अधिगम के नियम पे। विभेदीकरण अधिगम, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रासंगिक अधिगम एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है। सकारात्मक पुनर्बलन और क्लासिकी अनुबंधन। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा प्रासंगिक अनुबंधन और सकारात्मक पुनर्बलन। आप देखेंगे कि इस जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन है सी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन है, उससे उसकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में पूछे जाने पर राम, यानी कि राम से पूछा जाता है तो राम ने कहा मैं नहीं जानता, यानी कि धार्मिक आस्था के बारे में पूछा जा रहा है तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर हो और संसार में इतनी बुराई फैल रही हो। यानी कि वह इस चीज को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि संसार में बहुत बुराई व्याप्त है। अगर होता ऐसा तो ईश्वर अगर होते तो इतनी बुराई नहीं होती, उसका मानना है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो उसका जो अभिकथन है वो एकदम सही प्रतीत हो रहा है। वही कारण की बात करें तो पहचान प्रतिबंधित व्यक्तियों ने विकल्प खोजे
बिना ही स्वयं को मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति कटिबद्ध कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, पहचान प्रतिबंधित व्यक्तियों ने विकल्प खोजे बिना, यानी कि विकल्प नहीं खोजते हैं, बिना ही स्वयं को मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति कटिबद्ध कर लेते हैं। ये भी बात अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन जो बात यहाँ पर ईश्वर के मानने न मानने की जा रही है उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इस आधार पर देखें तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची में अधिगम के प्रत्येक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ। अंतर्निहित संकेत, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन। आप सभी कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। अंतर्निहित यानी कि किसी भी आवश्यकता के बाद उत्पन्न होने वाली एक ऐसी अवस्था जो लक्ष्योन्मुखी होती है, यानी कि उसको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। तो आप देखेंगे तो आप अवश्य ही अंतर्निहित को मिला सकते हैं, पढ़ना होगा। आप देखें स्पष्टीकरण, अधिगमकर्ता को कुछ करना चाहिए, अधिगमकर्ता को कुछ करना चाहिए यानी कि प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आप देखेंगे तो आप फर्स्ट को मिला देंगे आर से, यानी कि प्रतिक्रिया यानी कि कुछ करना चाहिए। वहीं सेकंड, अधिगमकर्ता को किसी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि क्या करना है, किसी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि क्या, एक तरह से सिंबल, एक तरह से संकेत की बात की जा रही है, अटेंशन की बात की जा रही है। तो आप अवश्य ही संकेत को मिलाएंगे टू से। वहीं हम बात करें अधिगमकर्ता के व्यवहार को, उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि उसे चाहिए, यानी कि ऐसी चीज क्या होती है, वो पुनर्बलन होती है। पुनर्बलन अगर आप देंगे तो अवश्य ही ऐसी चीज होती है जो उसको चाहिए, इसीलिए उसके व्यवहार में क्या होता है, भविष्य में पुनः उस व्यवहार की घटने की संभावना बढ़ती है। वहीं हम अब बात करें तो अंतर्निहित को आप 4 से मिला देंगे, जैसा कि बहुत ही आसानी से, कि अधिगमकर्ता को किसी चीज की चाह करनी चाहिए। आइए इस आधार पर हम देखें तो जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न अभिकथन तथा कारण है। बच्चों में विश्व के मानसिक प्रतिरूपण को भाषा के रूप में सृजित करने की असाधारण योग्यता होती है, यानी कि बच्चों में विश्व के मानसिक प्रतिरूपण, यानी कि जो विश्व है उसके मानसिक प्रतिरूपण को भाषा के रूप में सृजित करने में असाधारण योग्यता होती है। अगर आप नाम चॉम्स्की को पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि नाम चॉम्स्की का कहना है कि हर ह्यूमन बेबी में क्या पाया जाता है, एलईडी पाया जाता है, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस पाया जाता है, जो कि जन्मजात पाया जाता है मनुष्यों में, और इसके आधार पर वह बहुत ही आसानी से एक निश्चित समय में भाषा सीख लेता है, और भाषा के आधार पर ही विभिन्न तरह के मानसिक प्रतिरूपण या संप्रतियों का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक आधार पर देखा जाए तो यह ऑप्शन सही है। वहीं तर्क तथा समस्या समाधान विचारों के जोड़ तोड़ की विधियां हैं, ठीक है, ये भी पूरी तरह से सही है। लेकिन आप देखें यहाँ भाषा सृजन करने की बात की जा रही है मानसिक प्रतिरूपण की, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करती किसी की। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न भी अभिकथन तथा कारण वाला है। यहाँ पर बाध्यता मनोग्रस्ती विकृति, यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात की जा रही है, यानी कि वो सीडी की बात कर रहे हैं, में कॉर्टेक्स के अग्रभाग यानी कि फ्रंटल लोब की बात की जा रही है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस में वर्धित उपापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया को आरोपित किया गया है। ठीक है, आप देखें तो वहीं कारण की बात करें, वर्तमान साक्ष्य से विदित है कि बाध्यता मनोग्रंथि लक्षणों में वर्धित सेरोटोनिन तथा मस्तिष्क संरचना में वर्धित संवेदनशीलता शामिल है। ठीक, यानी कि इनका मानना है कि वर्तमान साक्ष्य से विदित है कि बाध्यता
जो बाध्यता होती है वो किससे ग्रसित होती है? सेरोटोनिन, जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसके द्वारा, और मस्तिष्क संरचना का वर्धित संवेदनशील होना। तो आप देखें तो इस आधार पर ये दोनों अभिकथन तथा कारण सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी जो ऑप्शन इसका सही होगा वो भी सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलें तो वहां पर भी अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। प्रोत्साहन के स्रोत की व्याख्या करने के लिए कैटल ने अर्क शब्द का इस्तेमाल किया। किसके लिए? प्रोत्साहन स्रोत की व्याख्या करने के लिए अर्क शब्द का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है, तो ये अभिकथन तो पहले ही गलत हो जाता है। तो कैटल ने अर्क को व्यक्तित्व की अस्थेटिक और गौण इकाई माना है। ठीक है, यहां पर बात सही है। इस आधार पर अगर आप देखें तो ऑप्शन जो सही होता है वो सही होता है डी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि में आयु संबंधित परिवर्तन निम्नलिखित के द्वारा श्रेष्ठ स्पष्ट होता है। इसके द्वारा बुद्धि में आयु संबंधी परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आप देखेंगे कि जेनसन कैटल का सिद्धांत बुद्धि का, ठोस तथा तरल बुद्धि, जेनसन का फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, एसोसिएट कॉग्निटिव एबिलिटी, स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत और गिलफोर्ड का एसआई मॉडल। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि बुद्धि में आयु संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से श्रेष्ठ स्पष्ट होता है, तो वह होता है ऑप्शन ए, यानी कैटल के सिद्धांत में। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न। सतर्कता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति के एक लंबे समय से उद्दीपन क्षेत्र के में एक विशेष उद्दीपन के प्रत्यक्षण होने की प्रतीक्षा से है। सतर्कता यानी कि हम सतर्क कब होते हैं? सतर्कता से अभिप्राय है व्यक्ति के लंबे समय से उद्दीपन क्षेत्र में एक विशेष उद्दीपन के प्रत्यक्षण होने की प्रतीक्षा से है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप देखें तो अवश्य ही यह ऑप्शन, यह अभिकथन इसका सही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संकेत सूचक सिद्धांत, ठीक, संकेत सूचक सिद्धांत में बताया गया है कि उद्दीपन संसूचक उसकी दैहिक ऊर्जा और आंतरिक कारकों दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह उसकी दैहिक ऊर्जा और आंतरिक कारकों दोनों पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर आप देखें तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और साथ ही साथ जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चिंतन शैली दी हुई है, विकासात्मक अवस्थाएं दी हुई है। स्वकेंद्रित वस्तु स्थिरता, अमूर्त तर्क, धारणा और परिवर्तनीयता। आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यह जो प्रश्न है वह कहां से लिया गया है? जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी से लिया गया है। तो अवश्य ही जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसी चारों स्टेज के आधार पर कि किस स्टेज में कौन सी चिंतन शैली पाई जाती है, उसी के आधार पर यह प्रश्न बना हुआ है। हमने जीन पियाजे पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उनके पूरे सिद्धांत को व्याख्या करती है वो वीडियो। आपको जीन पियाजे को स्पष्ट रूप से और अधिक पढ़ना है तो आप अवश्य ही उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं बात करें स्व केंद्रित की, तो आप देखेंगे संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर की बात की जा रही है, जो कि सबसे पहली स्टेज होती है। वह सेंसरी मोटर में आप जानते हैं कि क्या होता है, 18 महीने, लगभग 18 महीने में, चूंकि ये सेंसरी मोटर कितने 2 वर्ष तक की होती है, लेकिन 18 महीने में एक बहुत ही विशेष चिंतन शैली विकसित होती है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंट। तो अवश्य ही बहुत ही आसानी से आप वस्तु स्थिरता को संवेदी गत्यात्मकता से मिलाएंगे। वहीं औपचारिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, वह उसमें क्या विकसित होता है?
और प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल वो कौन सी स्टेज है, वो तो फोर्थ चौथी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड और ये थर्ड स्टेज है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो स्व केंद्रित चिंतन कहाँ विकसित होता है, वो विकसित होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आप जो है थर्ड को मिलाएंगे। अमूर्त चिंतन अवश्य ही अंतिम स्टेज यानी कि फॉर्मल स्टेज में जाता है, तो आप मिलाएंगे औपचारिक चिंतन से। और धारणा या रिवर्सेबल कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या है, मूर्त प्रक्रिया यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन आपका सही होता है वो सही होता है बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न। कर्णपाली यानी कि टेम्पोरल लोब के क्षति का परिणाम मनोवैज्ञानिक अंधेपन के रूप में होता है। आप जानते हैं कि जो टेम्पोरल लोब होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, कान से आने वाले सेंसेशन को ग्रहण करता है। तो अवश्य ही वहां अंधेपन की कोई बात ही नहीं आती है, तो ये अभिकथन पूरी तरह से गलत हो जाता है। वहीं हम बात करें कर्णपाली दृष्टिगत और वाचिक स्मृति को उत्पन्न करता है, को उत्पन्न करता है, ग्रहण नहीं करता है, को उत्पन्न करता है और उसका भंडारण करता है। तो अवश्य ही इस ऑप्शन को सही मानेंगे, और इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी, यानी कि ए सत्य है और आर ए असत्य है और आर सत्य है। और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। पिता और पुत्र के बीच बुद्धि प्राप्तांकों में अंतरों का आकार बुद्धि में समूह अंतरों को स्पष्ट करता है। यानी कि पिता और पुत्र के बीच जो बुद्धि प्राप्तांकों को अंतर होता है वह आकार बुद्धि में समूह अंतरों को स्पष्ट करता है। ये बात सही है, क्योंकि जेनसन के विचारानुसार, जेनसन का आपको अभी हमने बताया कि जेनसन ने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड एसोसिएट तथा कॉग्निटिव एबिलिटी दिया के अनुसार पुत्र अपने पिता जो बुद्धि के मामले में बहुत निम्न और उच्च हैं की तुलना में बुद्धि क्रम से उच्च और निम्न होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है और ए की व्याख्या आज कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए। और हमें इस आधार पर आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप सभी प्रश्नों को के विभिन्न विकल्पों पर परिचर्चा करते हुए प्रश्नों को हल किया, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभकर सिद्ध होगी। तो अगर आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने हमारे वीडियो पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।